हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत हमारे यूट्यूब चैनल गीता साइंस हब में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल गीता साइंस हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो ये जो एजुकेशन चैनल है और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर 11 की बात कर रहे थे। चैप्टर 11 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, हमारी 2 क्लासें हो गई हैं, ये 3rd क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं कोई भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम जब हम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम में वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को अपन सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मतलब जब हम परिपथ चित्र बनाते हैं तो परिपथ चित्र में कुछ घटक जो काम में आते हैं उनको अपन उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो अपन आज वही पढ़ने वाले हैं, सिंबल ऑफ कंपोनेंट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनकी बात करेंगे, विद्युत परिपथ में सामान्यतः काम आने वाले घटकों के प्रतीक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम बोलेंगे विद्युत सेल, विद्युत सेल। क्लियर? ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है इस तरीके का। ठीक है, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव टर्मिनल को। तो इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल का सिंबल कैसा होता है? ऐसा सिंबल होता है। क्लियर? ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल का प्रतीक क्या है? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। सेकेंड हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी। क्लियर? विद्युत बैटरी। देखिए इलेक्ट्रिक बैटरी, विद्युत बैटरी का सिंबल कैसा होता है? बैटरी जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल अब आपस में हम कनेक्ट कर देते तो क्या बन जाती है? एक बैटरी बन जाती है। तो बस ये सेल का सिंबल है, इस सेल के सिंबल को हम एक सेल है यहाँ पे, हम 1 से ज़्यादा सेल इस तरीके से बनाएंगे और उनको आपस में क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये आपको जो सिंबल दिख रहा है वो किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक बैटरी, विद्युत बैटरी का। देखिए इलेक्ट्रिक सेल में, ये इलेक्ट्रिक सेल का है, हमने 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को आपस में जोड़ दिया, ऐसे सिंबल को आपस में जोड़ दिया तो किसका सिंबल बन जाता है? इलेक्ट्रिक बैटरी का। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, एक प्रतिरोधक, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध। तो देखिए इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये सिंबल आपको जो दिख रहा है वो सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, किसका सिंबल है? ये रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का सिंबल है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और दूसरा नाम क्या है इसका? रियोस्टेट। हिंदी में लिखेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, या धारा नियंत्रक। क्लियर? तो देखिए इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। रेजिस्टेंस जैसा सिंबल आप बना सकते हैं पहले तो। क्लियर? और ऊपर इस तरीके से आप ये बना दीजिए तो ये किसका सिंबल बन जाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, मतलब परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक। देखिए यहाँ तक कुछ कंपोनेंट के सिंबल हमने लिखे हैं, कुछ घटकों के हमने प्रतीक लिखे हैं जो कि सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र में हम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो है, विद्युत सेल, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी के सिंबल में अपने को ये जो इलेक्ट्रिक सेल वाला है इसी को अपन
मतलब एक से ज़्यादा सेल आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाती है, बैटरी। तो इसी तरीके से हमने बनाई बैटरी का सिंबल। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट मतलब परिवर्ती प्रतिरोध या प्रतिरोधक का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखिए नेक्स्ट की हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, उनके सिंबल्स हम देख रहे हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट डायग्राम में जो काम आते हैं, ठीक है, उनके अपन क्या पढ़ रहे हैं आज, कुछ सिंबल्स पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एमीटर की, किसकी बात करें, एमीटर। हमने जब सर्किट डायग्राम बनाया था तो वहाँ पे भी एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके का बनाया था। हमने ए लिखा था सर्किल में और इस तरीके से एक साइड प्लस और एक साइड क्या लिख दिया, माइनस। तो किसका सिंबल है ये, एमीटर का। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्या है, वोल्टमीटर। तो देखिए वोल्टमीटर का सिंबल भी बहुत ईजी है। वी लिखा हमने सर्किल में और बस एक साइड प्लस और एक साइड क्या, माइनस। ये किसका सिंबल बन जाता है, वोल्टमीटर का। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्या है, गैल्वेनोमीटर। देखिए हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसको, गैल्वेनोमीटर। क्लियर? और कुछ इस तरीके का होता है गैल्वेनोमीटर। एरो का सिंबल होता है लेफ़्ट या राइट और बस इसी तरीके से प्लस और एक माइनस। ठीक है, हम यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके का भी हम बना सकते हैं। देखिए ये क्लियर, ये भी गैल्वेनोमीटर का ही सिंबल है। नेक्स्ट देखिए वायर जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, वायर जॉइंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, तार संधि। मतलब दो वायर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका सिंबल कैसा होता है, तो देखिए उनका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये किसका सिंबल है, वायर जॉइंट का। नेक्स्ट है वायर विदाउट जॉइनिंग। वायर विदाउट जॉइनिंग, बिना तार संधि। बिना तार संधि, दो वायर हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसके लिए देखिए किस तरीके का सिंबल होता है, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल है, वायर विदाउट जॉइनिंग। तो देखिए एमीटर का सिंबल बहुत इजी है, ए लिखना है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, क्या होगा, एमीटर बन गया। वोल्टमीटर का सिंबल वी इस तरीके से लिखना है, ये वोल्टमीटर का सिंबल है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। वायर जॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, सर्किट डायग्राम में ऐसा अगर बनाया हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, वायर जॉइंट है, तार संधि है, दो वायर आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है वायर विदाउट जॉइनिंग, बिना तार संधि के। ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वायर हैं वो आपस में जॉइंट नहीं हो रखे हैं, तार संधि नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक और बचा हुआ है लास्ट, वो और देख लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये हम पढ़ रहे हैं बहुत इजी है, देखने में इजी है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। आपको लग रहा होगी कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? लास्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। लास्ट क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल्ब। तो देखिए कुछ ऐसा सिंबल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, बस। तो ये कुछ कंपोनेंट थे और उनके कुछ सिंबल थे, मतलब कुछ क्या थे, घटक और उनके प्रतीक। क्लियर है? तो यहाँ ऐसा आप मत सोचिए, आपको जो भी चीज़ लिखाई जा रही है वो वही चीज़ें लिखाई जा रही है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यूजलेस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं लिखवाई जाएगी जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई है या फिर जिसके पूछने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसी का भी आपको सिंबल पूछा जा सकता है, किसी का भी प्रतीक पूछा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप हल्के में ना लें। ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप सीरियस तरीके से उसको पढ़ें। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं।
आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आता भी है। अपना टॉपिक है ओम्स लॉ। टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। कभी बहुत बार इसका स्टेटमेंट ही पूछ लेता है, ओम का नियम क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहले अपन ओम की बात करें, ये ओम क्या है, ये ओम क्या है ना। तो ये गायत्री मंत्र वाला ओम नहीं है बेटा अपना, है ना। कभी आप समझ रहे हो ये गायत्री मंत्र वाला ओम है ना, तो गायत्री मंत्र वाला ओम नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो ओम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ओम क्या है ये। तो देखिए, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। हिंदी में लिखूं चाहे मैं इंग्लिश में लिखूं तो ओम एक क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। इनका पूरा नाम हम बात करें, कहाँ के थे ये? तो ये थे ब्रिटिश थे, सॉरी जर्मन। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, इसलिए इनको बोलते हैं जर्मन। ठीक है। और ये फिजिक्स जो है उसके साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फिजिसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिसिस्ट। क्लियर है क्या? जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जर्मन है, मतलब जर्मन लगाते हैं। फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको फिजिसिस्ट बोलते हैं। अगर नाम की बात करें तो नाम है इनका पूरा जॉर्ज साइमन ओम। ये तो पूरा नाम हो गया, है ना। जर्मन के थे तो जर्मन भौतिक शास्त्री, भौतिक विज्ञान शास्त्री, जर्मन भौतिक विज्ञान शास्त्री, है ना। और पूरा नाम क्या है इनका? जॉर्ज साइमन ओम। तो ये तो ओम का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे ओम क्या है? तो ओम एक कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, है ना, और फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इसलिए क्या है वो जर्मन फिजिसिस्ट हैं। और फुल नेम क्या है उनका? जॉर्ज साइमन ओम। ये तो हो गया ओम क्या है। ठीक है। तो देखो, ये जो साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन बताया था। इन्होंने क्या बताया था? एक रिलेशन। दो चीज़ों में इन्होंने रिलेशन बताया था। ये तो क्लियर है? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ओम तो क्लियर है। अब हम बात करेंगे, इन्होंने एक रिलेशन बताया था। रिलेशन किन किन चीज़ों में बताया था? दो चीज़ों में। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस। किस में रिलेशन बताया था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? वी से। क्लियर? और एक रिलेशन बताया था करंट में। क्लियर है क्या? इन दो चीज़ों में उन्होंने रिलेशन बताया था। तो वी तो क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है। और आई क्या है? करंट, मतलब विद्युत धारा है। इन दोनों में उन्होंने एक रिलेशन बताया था। ठीक है। वो रिलेशन क्या बताया था, वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने समझ में आया कि ओम क्या है? ओम्स लॉ। हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम की हम बात करें तो ओम एक कौन थे? साइंटिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे और फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इसलिए जर्मन फिजिसिस्ट बोलते हैं। और पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। क्लियर? उन्होंने एक रिलेशन बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर और इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा में। देखो, उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी कंडक्टर वायर है, कोई भी क्या है? कंडक्टर वायर है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है। जैसे सपोज ये एक वायर है, ठीक है, इसके दो एंड हैं, दो सिरे हैं इसके। यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना भी विद्युत विभवांतर होगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही है ओम्स लॉ। समझ में आया? उन्होंने एक रिलेशन बताया है ओम ने, किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, विद्युत विभवांतर और धारा में। उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? कि कोई भी एक कंडक्टर है, उसके एंड पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो कितना होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितना हम उसमें करंट फ्लो करवाएंगे। समझ में आया? इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। मतलब विद्युत विभवांतर का जो मान है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है। तो देखिए, एक बार अपन इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फिर और अच्छे से अपने को समझ में आएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। A German physicist
जॉर्ज साइमन ओम, ए जर्मन फिजिसिस्ट, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम gave a relation between potential difference and current, gave a relation between potential difference and current। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम gave a relation between potential difference and current। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट लिख लेंगे इसको। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a given metallic wire, according to Ohm's law the potential difference across the end, END वाला end लिखना है ना, across the end of a given metallic wire, across the end of a given metallic wire is directly proportional to the current, is directly proportional to the current flowing through it, is directly proportional to the current flowing through it। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले क्लियर है? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। एक जर्मन भौतिक शास्त्री, एक जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत विभवांतर, जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य एक संबंध के बारे में बताया, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य एक संबंध के बारे में बताया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार, ओम के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के सिरों पर, किसी धारावाही चालक तार के सिरों पर उत्पन्न, किसी धारावाही चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर का मान, सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है, प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है यदि तापमान को नियत रखा जाए, यदि तापमान को नियत रखा जाए, यदि तापमान को नियत रखा जाए। इंग्लिश मीडियम वाले उसमें एक लाइन ऐड कर लेंगे, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर, उसी में ऐड कर लेंगे प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। मतलब क्या हुआ, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक तार है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसके एंड पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विद्युत विभवांतर होगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसमें जितना करंट, जितना विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, क्या, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या चीज़ बेटा, टेम्परेचर जो है, उसका जो टेम्परेचर है, क्या चीज़, उसका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, तो फिर ये भी चेंज होगा, इसलिए उसको हमें कांस्टेंट रखना है। उस कंडीशन में V जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए, जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू RI, यही है ओम्स लॉ, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, V इक्वल टू IR, ईजी होता है याद करना, इसलिए V इक्वल टू IR। यहाँ पे मैं R की बात करूँ, यहाँ पे हम किसकी बात करें, अगर R की बात करें कि यहाँ पे R क्या है, हेयर R इक्वल, एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं पे, हेयर
आर इक्वल, it is a constant, it is a constant that is called, it is a constant that is called resistance, that is called resistance। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक, मतलब इसकी वैल्यू नियत रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियतांक, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोध। तो बताओ आर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आर आई या फिर V इक्वल आई आर, ठीक है। तो R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। बस यही है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। इतना याद रखना है अपने को, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है, तो मैंने जो लैंग्वेज में लिखा है और यहाँ तक अपने को लिखना है व्हाट इज ओम्स लॉ में ओम का नियम क्या है, तो पहले वो जो हमने लैंग्वेज में लिखा है वो लिखना और यहाँ तक अपने को लिखना है। बताओ क्लियर है क्या ओम्स लॉ, ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम की रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ओम्स लॉ क्लियर है, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर है क्या, क्लियर स्टेटमेंट। तो देखिए अभी हम बात करने वाले इस आर की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले बेटा, इस आर की बात करने वाले हैं, रेजिस्टेंस की बात करने वाले कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। ये प्रतिरोध जो है, एक नया नाम अपने सामने आया है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये क्या है एक्चुअल में, क्लियर। तो देखो कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, करंट। कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अपने आप तो प्रवाहित होगी नहीं। देखो हर किसी की लाइफ में क्या आती है, रुकावट आती है ना। कोई भी चीज़ इजी तरीके से नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो करंट है, विद्युत धारा है, वो भी अपने आप आसानी से प्रवाहित नहीं होगी, उसके बीच में भी क्या आएगी, कोई ना कोई रुकावट आएगी क्या, और वो रुकावट ही क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। समझ में आया, मतलब करंट फ्लो हो रहा है और उसके बीच में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी हिंड्रेंस आ रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो सब क्या है, रेजिस्टेंस है। समझ में आया, मतलब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके बीच में जो रुकावट आती है वही क्या है, रेजिस्टेंस है। बताओ क्लियर है क्या, समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्लियर है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट रेजिस्ट, दैट रेजिस्ट, इस तरीके से RESIST, दैट रेजिस्ट, दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध। यह चालक का ऐसा गुण है, यह चालक का ऐसा गुण है, यह चालक का ऐसा गुण है जिसके कारण आवेश प्रवाहित होने में बाधा आती है, जिसके कारण आवेश प्रवाहित होने में बाधा आती है। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है क्या, बताओ। तो देखिए हम ओम्स लॉ से हम बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ हम बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर हम ओम के नियम से बात करें कि ओम का नियम हमें क्या बोलता है, तो ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। थोड़ी देर पहले पढ़ा, RI लिख सकते हैं फिर IR पर लिख सकते हैं, एक ही बात है, V इक्वल टू IR। अगर यहाँ पे हमें R की वैल्यू फाइंड करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो R का फॉर्मूला क्या बना, V अपॉन I। बताओ क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक। ओम के नियम से ओम का नियम क्या बोलता है हमें, V इक्वल टू IR, और R की वैल्यू फाइंड करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, किसकी बात करेंगे बेटा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हर एक चीज़ की यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट होगी, ये अकेला क्यों रहेगा बेटा, है ना। जब हर चीज़ की अपनी यूनिट है तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का भी क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, मात्रक रहेगा क्या,
ये भी अपने साथ अपना मात्रक रखेगा, है ना। जब हर कोई अपने साथ अपना यूनिट रखता है, हर कोई अपने साथ अपना मात्रक रखता है, तो रेजिस्टेंस भी अपने साथ क्या रखेगा, अपना मात्रक यूनिट रखेगा, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है उसकी यूनिट, ओम। ये याद रखना है अपने को कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से, जहाँ भी ऐसा दिख जाए इसका मतलब वो क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं बेटा, ओम। तो बताओ रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, प्रतिरोध का जो मात्रक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओम, ठीक है। और ये इसका क्या है, सिंबल है, ये इसका प्रतीक है। हम ओम नहीं लिख के ये बना देंगे तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ओम है वो। बताओ यहाँ तक क्लियर है। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्योंकि ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, तो आई आर की वैल्यू V अपॉन आई, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम, और ओम का ये क्या है, सिंबल। बताओ यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। एक बार ओम्स लॉ की हम बात करें। ओम्स लॉ क्या था बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझाऊँ, इसका मतलब क्या एक्चुअल में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये है, ओम का लॉ, ये ओम का लॉ जो है, ओम का नियम क्या बोलता है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। विद्युत विभवांतर जो है वो धारा के सीधे समानुपाती। सीधे समानुपाती प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये है बेटा कि जैसे जैसे करंट हम बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब I की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो V की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज। अगर I की वैल्यू हम कम करेंगे तो V की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया, सीधे समानुपाती का रिलेशन। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरी भी डिक्रीज। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, ग्राफ बिटवीन V एंड I, V एंड I के मध्य ग्राफ, V और I के मध्य ग्राफ। छोटा सा ग्राफ है, देखिए एक साइड हम V लिख लेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, I। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अपने को बनाना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे V की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या, इस तरीके से I बढ़ रहा है इधर, इधर V की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ पूछ लिया जाए आपसे कि V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देंगे अपन। ये एम्पियर में होता है, करंट किस में होता है बेटा, एम्पियर में, धारा एम्पियर में। तो 1 2 इस तरीके से 3 4 और 5, ठीक है। इधर अपन क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर वोल्ट में होता है। तो 1V 2 3 4 और 5। बताओ क्लियर है क्या, ठीक है। आज तक हमने आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था कि कुछ कंपोनेंट्स उनके सिंबल्स, वहाँ से भी बेटा क्वेश्चन आते हैं, उसको आप इजी नहीं लेना है, ठीक है। कुछ घटक थे उनके प्रतीक हमने देखे थे, उसके बाद हमने ओम्स लॉ देखा। ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का, ओम का नियम क्या है, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने छोटा सा टॉपिक रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस की यूनिट भी आपसे पूछी है। इस चैप्टर में जितनी भी यूनिट आपको बताई गई हैं वो हर एक यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमने करंट की यूनिट, विद्युत धारा का मात्रक पढ़ा था, एम्पियर पढ़ा था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर का मात्रक हमने देखा था, वो क्या था, वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने आज देखा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का यूनिट, मात्रक क्या है, ओम है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ क्या है, स्टेटमेंट अपने को पता होना चाहिए। और V और I के बीच में ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है, कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन समझ में आ गया आपको, ठीक है, ठीक है। अभी तक
आपने हमारे चैनल गीता साइंस हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हम जो है वो कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो भी आपको लिखवाया जाएगा नोट्स में, उससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करिए और कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर किए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।